हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 5 जून स्पेशल प्रैक्टिस बैच शिव कृपा क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अति संभावित प्रश्नों पर आधारित है। तो दोस्तों, आप इसका कॉन्संट्रेट होकर अध्ययन करें, प्रश्नों का रिवीजन करें, व अपनी जानकारी को और विस्तार दें। तो आइए दोस्तों, हम प्रैक्टिस बैच के पहले वीडियो लेक्चर युग को समझना चालू करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 5 जून स्पेशल। प्रश्न नंबर 1। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प नंबर ये है, या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु प्रारंभ की गई पेंशन योजना है। विकल्प नंबर बी है, या 18 से 50 वर्ष की आयु वाले कामगारों हेतु है। विकल्प नंबर सी है, इसमें केंद्र व राज्यों का योगदान 50-50 यानी 50-50% है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। कूट है ये और बी सही है, कूट है ये और सी सही है, कूट है बी और सी सही है, और विकल्प नंबर डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसको सुना होगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु प्रारंभ की गई एक पेंशन योजना है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु प्रारंभ की गई एक पेंशन योजना है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे सही है। विकल्प नंबर बी देखते हैं, यह 18 से 50 वर्ष की आयु वाले कामगारों हेतु है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वाले कामगारों हेतु है। तो विकल्प नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर सी देखते हैं, इसमें केंद्र व राज्यों का योगदान 50-50% है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र व राज्यों का योगदान 50-50% है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और विकल्प नंबर डी उपर्युक्त सभी, ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प नंबर बी आपका गलत हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों, विकल्प नंबर डी भी सही गलत चला जाएगा। तो दोस्तों, विकल्प इसमें केवल ये सही है और सी सही है। तो कोट में हम देखते हैं ये और सी। दोस्तों, विकल्प नंबर बी में दिया गया है, विकल्प नंबर बी में ए और सी सही है। तो आपका आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ये और सी सही है। आइए दोस्तों, हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपका दोस्तों आंसर है विकल्प नंबर बी, ये और सी सही है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु प्रारंभ की गई पेंशन योजना है। दूसरा है, इसमें पंजीकरण की आयु 18 से 40 वर्ष तक है, जिसमें केंद्र व राज्यों का योगदान 50-50% है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। 1919 की विशेषताएं आपको बतानी है। यहाँ पे आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है दोस्तों, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। स्टेटमेंट नंबर 2 है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और स्टेटमेंट नंबर 3 है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो दोस्तों, 1919 का आपने भारत शासन अधिनियम पढ़ा ही होगा। इसमें प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। ये तो विकल्प नंबर ये आपका सही है। विकल्प नंबर ये आपका सही है। इस तरह से दोस्तों हमारा बी छट गया, बी हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा सही है। अब आगे हम देखते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। दोस्तों, मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, वो 1909 के अधिनियम के तहत की गई थी, ना कि 1919 के अधिनियम के तहत। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों, अगर हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया तो हमारे ऑप्शंस भी कट जाएंगे, यानी हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये और सी। अब हम
तीसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं, उसके बाद इसके निश्चित विकल्प पर पहुंचते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही होगा हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका ये विकल्प गलत है और विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर ये हुआ 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 आपके सही हैं। तो इस तरह से दोस्तों विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 दो सही हैं। चलिए दोस्तों हम इसके एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर है 1 और 3। एक्सप्लेन देख लेते हैं दोस्तों। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। दूसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण भी किया गया था। और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये आपका गलत हो गया है दोस्तों। ये 9 के तहत किया गया था, इससे एक्सप्लेन है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था 1909 की अधिनियम के तहत की गई थी, ना कि 1919 के अधिनियम के तहत। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत है मुसलमानों के लिए। स्टेटमेंट नंबर 2, इस तरह से दोस्तों पहला और तीसरा आपका स्टेटमेंट सही है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दोस्तों संस्थान है, दूसरे तरफ संस्थापक हैं। आपको संस्थान के संस्थापक कौन है उस तरह से आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको विकल्प है 1 और 2, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 3 और डी में है केवल 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, आप थोड़ा इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, ये तो बिल्कुल सही ही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। इस तरह से आपके 1 और 2 दो सही हो जाएंगे और तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर दोस्तों आपका ये हो जाएगा 1 और 2। चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर भी है, आंसर ये 1 और 2 सही है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का प्रधान उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको उत्तर एक ही विकल्प में देख के तुरंत दे देने हैं। काफ़ी कम टाइम टेकिंग का क्वेश्चन है। अक्सर दोस्तों 4-6 क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में आपको दिख जाते हैं फैक्चुअल, जिनके उत्तर करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ दोस्तों इतना होता है इसमें कि आपको बिल्कुल कॉन्स्टेंट के साथ विकल्प को समझ के उसके उत्तर देने होते हैं। चारों विकल्प आपको देखना अनिवार्य होता है। तो चलिए दोस्तों हम विकल्प देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। विकल्प नंबर ये है ग्रामीण सड़कों पर विद्युत प्रकाश की व्यवस्था। विकल्प नंबर बी है BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना। विकल्प नंबर सी BPL परिवार के मुखिया का बीमा करवाना। और विकल्प नंबर डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो ये BPL परिवारों को LPG गैस कनेक्शन मुफ्त में मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। विकल्प नंबर बी आपका उत्तर है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, काफ़ी कम टाइम टेकिंग लेने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपका आंसर भी है, आंसर बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, या BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है। इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर को लगाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों मधुबनी चित्रकला से संबंधित विभिन्न तथ्यों का परीक्षण करते हुए सत्य कथन का चयन करिए। मधुबनी चित्रकला दोस्तों विकल्प नंबर ये है, इसमें इस कला का प्रमुख केंद्र मधुबनी जिले का जितवारपुर ग्राम है। दूसरा विकल्प है दोस्तों इस शैली के चित्र सुनियोजित रंगों में रंगे गए हैं। तीसरा विकल्प है दोस्तों मधुबनी चित्रकला के चित्रों में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छुपा होता है। और विकल्प नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसका आप लोग उत्तर दीजिए।
मधुबनी चित्रकला आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने इसको बराबर पढ़ा होगा। तो दोस्तों हम लोग चलिए इसका आंसर करते हैं। मधुबनी चित्रकला से संबंधित 4 स्टेटमेंट को। इस कला का प्रमुख केंद्र मधुबनी जिले का जितवारपुर ग्राम है दोस्तों, बिल्कुल सही है विकल्प स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट नंबर दोस्तों, इस शैली के चित्र सुनियोजित रंगों में रंगे गए हैं, बिल्कुल सही है ये भी। और विकल्प नंबर सी है, मधुबनी चित्रकला में के चित्रों में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छुपा होता है, दोस्तों ये भी सही है। और डी नंबर विकल्प है दोस्तों, उपरोक्त सभी तीनों विकल्प सही हैं दोस्तों, इसलिए ये भी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों कथन आपके दोस्तों यहाँ पे सत्य हैं। तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर है। चलिए दोस्तों हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपका एक्सप्लेन है दोस्तों, सर विकल्प नंबर डी है, यानी उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। इस कला का प्रमुख केंद्र मधुबनी जिले का जितवारपुर ग्राम है और इस शैली के चित्र सुनियोजित रंगों में रंगे गए हैं, बिल्कुल सही ये भी है। मधुबनी चित्रकला के चित्र में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छुपा होता है, ये भी सही दोस्तों। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट केवल बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2022 को फोकस करके बनाया गया है, अतः 5 जून 2022 के कंप्लीटर हैं दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के। तो आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, क्वेश्चनों का रिवीजन करें, वहाँ अपनी जानकारी को थोड़ा और विस्तार दें दोस्तों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको पकड़ में आए। आप एलिमिनेशन के पद्धति को अपना के या फैक्चुअल क्वेश्चन में आपकी जानकारी को बिल्कुल सही तथ्य के रूप में आंसर कर सकें और प्रीलिम्स में आप सिलेक्शन पा सकें। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नवीनतम योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसमें पूछा गया है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है आपका, नवीनतम योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? विकल्प नंबर ये है दोस्तों, दीनदयाल स्पर्श योजना। पहला है दीनदयाल स्पर्श योजना, यहाँ दोस्तों 51 का टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने हेतु। बी नंबर विकल्प है दोस्तों सौभाग्य योजना, ये क्या कर रहा है दोस्तों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने हेतु। विकल्प नंबर सी है दोस्तों शादी शगुन योजना, या मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ₹51,000 की राशि दी जाएगी। और विकल्प नंबर डी है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका मतलब है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन बीमा सेवाएं देना। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करें और अपने आंसर तक पहुँचें। तो दोस्तों नवीनतम योजनाओं में दीनदयाल स्पर्श योजना 51 का टिकट संग्रह, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। विकल्प में भी है सौभाग्य योजना, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और शादी शगुन योजना मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा 51,000 नहीं दोस्तों, ये भी आपका गलत है। विकल्प में डी है दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन बीमा सेवाएं, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का एक विशेष उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन बीमा सेवाएं देना। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसके एक्सप्लेन पे चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन भी दोस्तों इसका है, एक बार रिवीजन हो जाता है इस तरह से दोस्तों। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन बीमा सेवाएं देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ मिलान करने का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़ें, वहाँ उत्तर तक पहुँचने की कोशिश करें, थोड़ा एलिमिनेशन पद्धति को भी अपनाएं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 है दोस्तों, सूची 2 है, क्लोरोफिल के सामने पादप रोग लिखा हुआ है, नास्टॉक के आगे प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट लिखा हुआ है, वाष्पोत्सर्जन के आगे डाइयूजोट्रॉफ लिखा है, गेहूं का कीट के आगे पादप सतह से पानी की कमी लिखा हुआ है। दोस्तों आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं, उनकी सूचियाँ हैं, आप दोस्तों इसके आंसर को लगाने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर आपका 7 है ये। चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं थोड़ा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल दोस्तों आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट। तो
ये का आपका 2 हो जाएगा, ये का आपका 2 हो जाएगा। ये का 2 किसी में है दोस्तों? हाँ, बी में भी है, डी में भी है, यानी आपका ये विकल्प गलत है और सी भी विकल्प गलत है। इतना तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया दोस्तों। आगे देखते हैं। अब क्या है दोस्तों? नास्टॉक। नास्टॉक क्या है दोस्तों? तो नास्टॉक डाइओजोट्राफ है दोस्तों। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा थोड़ा। नास्टॉक डाइओजोट्राफ है। तो बी का आपका दोस्तों क्या हो जा रहा है यहाँ पे? बी का 3 हो जा रहा है। बी का 3 किस में है दोस्तों? बी का 3 आपका डी में है, तो आपका विकल्प नंबर बी भी गलत हो जाएगा और विकल्प नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए इसके हम चारों विकल्प को देख लेते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन आप लोग जानते हैं दोस्तों, पादप सतह से पानी की कमी, वाष्पोत्सर्जन। और गेहूं का कीट आपका दोस्तों एक पादप रोग है। आप लोगों ने बार बार इसको पढ़ा होगा बॉटनी में, जनरल साइंस में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये का 2 हो जाएगा और ये का 2 यहीं पे देख लेते हैं विकल्प में दोस्तों। और बी का आपका हो जाएगा 3, तो ये का 2, बी का 3 और सी का आपका हो जाएगा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, पादप सतह से पानी की कमी, यानी सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसका स्टूडेंट करके थोड़ा और अपने आप को रिवीजन कर लेते हैं ताकि थोड़ा प्रिपेयर रहें। आंसर डी दोस्तों, 1 2 3 4 और 1। अब यहाँ उत्तर को थोड़ा और समझते हैं। क्लोरोफिल क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है। नास्टॉक दोस्तों डाइजोट्राफ है। वाष्पोत्सर्जन पादप सतह से पानी की कमी और गेहूं का कीट एक पादप रोग है। चलिए दोस्तों हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से दें। देखिए इसका उत्तर दो। रोहिंग्या शरणार्थी अक्सर न्यूज चैनल में फैला हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है दोस्तों? हम लोग जानते हैं रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध म्यांमार से है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं। कहीं कहीं दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में 4-6 क्वेश्चन के बाद 1-2 क्वेश्चन दोस्तों फैक्चुअल मिल जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें आने जरूरी है दोस्तों। बिल्कुल इससे हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेन यहाँ पे दे लेते हैं। आंसर सी है आपका, रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? म्यांमार देश से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्वेश्चन है योजना से दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? स्टेटमेंट नंबर 1 है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। स्टेटमेंट नंबर 2 है दोस्तों, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। और स्टेटमेंट नंबर 3 है दोस्तों, कृषकों को निःशुल्क बीज, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देके। क्वेश्चनों दोस्तों क्वेश्चन को के स्टेटमेंट को थोड़ा समझें। कोड के माध्यम से आप इसके उत्तर को बनाने की कोशिश करें। आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर 1 है ये और 2, विकल्प नंबर बी है केवल 2, विकल्प नंबर सी 1 और 3 और विकल्प नंबर डी है 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक योजना है। हम लोगों ने करंट में इस क्वेश्चन को बार बार देखा है, सुना है, पढ़ा भी है, समझा भी है। थोड़ा इसके स्टेटमेंट को देखकर इसका उत्तर बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण से इसका कोई लेना देना नहीं दोस्तों। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बना, हाँ दोस्तों, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का यही एक उद्देश्य है दोस्तों। ये आपका सही है। विकल्प नंबर 3 देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर, कृषकों को निःशुल्क बीज, डीजल पंप सेट दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही है। दो, तो दोस्तों हम विकल्प देखते हैं, इसमें केवल 2 सही है। केवल आपका विकल्प नंबर दोस्तों बी में है, अतः विकल्प नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसका एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं इसके लिए। आंसर बी केवल दो है दोस्तों। स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र निर्धनों की आजीविका को सुधारने का प्रयास है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें क्योंकि काफ़ी संभावित क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी उपयोगी है दोस्तों। 5 जून 2022 के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 पे फोकस करके इन क्वेश्चंस को बनाया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के संदर्भ में, सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1, निजी वस्तुओं के विपरीत सार्वजनिक वस्तुओं की प्रकृति में प्रतिद्वंदिता होती है क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा इनका उपभोग करने पर दूसरे व्यक्ति को इससे वंचित रहना पड़ता है। निजी वस्तुएं। और सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में लिखा गया है दोस्तों, सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत निजी वस्तुएं परिहार प्रकृति की होती हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इनका लाभ लेने से रोकने का कोई व्यवहारिक तरीका नहीं है। दोस्तों एक स्टेटमेंट को बिल्कुल घुमाया गया है, आप थोड़ा ध्यान से पूछें देखें। सार्वजनिक वस्तुओं में निजी वस्तुओं के स्टेटमेंट को डाल दिया गया है और निजी वस्तुओं के स्टेटमेंट में सार्वजनिक वस्तुओं को डाल दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका विकल्प स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है निजी वस्तुओं के विपरीत बताया गया, लेकिन आपकी निजी वस्तुओं की परिभाषा दी गई और यहाँ सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत बता के स्टेटमेंट को ये दूसरों से अदल बदल दिया गया। तो आपके दोनों विकल्प यहाँ दोस्तों गलत हो जाएंगे क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं की ना वो व्याख्या कर रहा है, निजी वस्तुओं की व्याख्या ये भी नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो ये एक सही ना तो दो सही। दोस्तों ये एक दूसरे के स्टेटमेंट को दूसरे में डाल दिया गया है। चलिए दोस्तों हम इसका एक्सप्लेन करते हैं और निजी वस्तुएं तथा सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। तो दोनों कथन सही नहीं है दोस्तों। हम इसके स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी दोनों तक इससे प्रिपेयर रहेंगे। स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, निजी वस्तुओं के विपरीत सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता है। हाँ दोस्तों, निजी वस्तुओं के विपरीत सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग कैसे किया जाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या है दोस्तों, वह इस प्रकार घर प्रतिद्वंदी प्रकृति के हैं कि एक व्यक्ति बिना अन्य व्यक्तियों को इनसे वंचित किए इनसे अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। ये सा स्टेटमेंट दोस्तों बनेगा सार्वजनिक वस्तुओं की। किसी को भी इनका लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता सार्वजनिक वस्तुओं की, अतः इनके उपयोग के लिए शुल्क वसूलना तथा निजी उद्यमियों द्वारा इन्हें प्रदान करना कठिन हो जाता है, इसलिए इन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। और निजी वस्तुओं के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। निजी वस्तुएं से आशय उन उत्पादों से है जिनके उपभोग के लिए उन्हें खरीदा जाना आवश्यक है। निजी वस्तुओं का दोस्तों डिफिनीशन ऐसा बनेगा, विशेषता, निजी वस्तु से आशय उन उत्पादों से है जिनके उपभोग के लिए उन्हें खरीदा जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार यह व्यक्ति द्वारा इनका उपयोग किए जाने की स्थिति में अन्य कोई इनका उपयोग नहीं कर सकता। निजी वस्तुओं को प्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये निजी वस्तु की विशेषता है, ऊपर सार्वजनिक वस्तु की विशेषता है। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ें, इससे प्रिपेयर हैं। इस तरह के दोस्तों कॉन्सेप्ट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको आप रिवीजन ज़रूर करें। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, उसने गुजरात के सौराष्ट्र और गिरनार क्षेत्र पर शासन किया। किसने दोस्तों, अभी देखते हैं। उसने गुजरात के सौराष्ट्र और गिरनार क्षेत्र पर शासन किया। उसने द्वारिका पर आक्रमण किया। इसको अंडरलाइन करते हैं ताकि थोड़ा फोकस और बढ़ सके। गिरनार क्षेत्र पर शासन किया, उसने द्वारिका पर आक्रमण किया। किसने, क्योंकि द्वारिका के बंदरगाह समुद्री डाकुओं का शरण स्थल बन गए थे।
यह डाकू मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को लूटते थे। उसने पुर्तगाली नौसेना शक्ति पर नियंत्रण करने योग्य मिस्र के शासकों के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन उसमें इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसका दरबारी कब उदयराज था, ये कवि होगा दोस्तों, उदयराज था, जो संस्कृत में रचनाएं करता था। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से किस शासक की पहचान की जा सकती है? नंबर ये है पृथ्वीराज चौहान, विकल्प बी है महमूद बेगड़ा, विकल्प सी है महमूद गजनबी और विकल्प डी है जैनुल आबदीन। दोस्तों स्टेटमेंट में है गुजरात के सौराष्ट्र पर और गिरनार पर शासन और द्वारिका पर आक्रमण। उसके बाद उसका दरबारी कब क्या था दोस्तों? उदयराज था, जो संस्कृत में रचनाएं करता था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा। चलिए दोस्तों इसका हम थोड़ा रिवीजन भी देखते हैं। आंसर आपका बी है महमूद बेगड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखला, पर्यावरण पारिस्थितिकी से क्वेश्चन है दोस्तों। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें, एलिमिनेट करें और प्रश्न उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? नंबर 1 है खाद्य श्रृंखला उस कर्म का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की यह श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा है दोस्तों खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्दर्शन करती है। आंसर दोस्तों विकल्प में क्या दिया गया है? ये है एक, बी है एक और दो, तीन है सी नंबर विकल्प है दोस्तों, एक दो तीन और डी नंबर विकल्प है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, यानी नानाब देश। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, पर्यावरण पारिस्थितिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो दोस्तों हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, आंसर छांटने की कोशिश करते हैं। खाद्य श्रृंखला उस कर्म का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की यह श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि, दोस्तों ये एक जात नहीं, आप लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी को बार बार पढ़ चुके हैं। यहाँ जात पर नहीं, एक जात विशेष की कोई अवधारणा नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपने दोस्तों जो विविधता बिल्कुल पढ़ा होगा, पर्यावरण परिस्थिति को बिल्कुल पढ़ा होगा, इस स्टेटमेंट को आप पढ़कर इसको एलिमिनेट करके दोस्तों उत्तर बना सकते हैं। स्टेटमेंट 2 और 3 आपका दोस्तों गलत है, केवल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है दोस्तों। इस तरह से विकल्प नंबर आपका ये सही हो जाएगा, केवल ये। एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों इसका। पर्यावरण पारिस्थितिकी का काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़ें। क्या है दोस्तों स्टेटमेंट? किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहता है। खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत नहीं पाई जाती दोस्तों, स्टेटमेंट में था, बल्कि इसका क्षेत्र व्यापक होता है। प्राथमिक उत्पादक पौधे, प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्रीय के क्षेत्र श्रेणी के उपभोक्ता तथा भूखंडनकर्ता, कवक एवं जीवाणु मिलकर खाद्य श्रृंखला को निर्मित करते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, अगर इसको हिस्से में डाल दिया जाएगा दोस्तों, तो डाल दिया जाए तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। खाद्य श्रृंखला ये कर्म का निदर्शन करती है, ना कि जीवों की संख्या का। एक कर्म वाइज चलता है दोस्तों, ना कि जीवों की संख्या को। आप लोगों ने खाद्य श्रृंखला बना के इसको अध्ययन किया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का आ गया है, थोड़ा इसको एक नज़र में देख ही लेते हैं। मधुबनी चित्रकला दोस्तों हम लोग अभी पीछे इसको पढ़ चुके हैं, इससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का परीक्षण करते हुए सत्य कथन का चयन। इस कला का प्रमुख केंद्र मधुबनी जिले का जितवार ग्राम है, बिल्कुल सही दोस्तों, हम लोगों ने भी देख लिया इसको। बी नंबर है दोस्तों मधुबनी चित्रकला के चित्रों में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छुपा होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, हम लोगों ने इसको भी देख लिया है। इस शैली के चित्र सुनियोजित रंगों में रंगे गए, बिल्कुल सही दोस्तों, यानी आपका यहाँ पे विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी बनता है।
इसके एक्सप्लेन को भी लेते हैं दोस्तों, थोड़ा प्रिपेयर ही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, दोबारा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र मधुबनी जिला बिहार का एक छोटा सा गांव चितवारपुर है। आरंभ में यह महिलाओं द्वारा किया जाता था। परंपरा के अनुसार कला का यह रूप दीवारों पर चित्रित किया जाता था। अब यह चित्र कपड़े तथा कागज पर भी बनाए जाने लगे हैं। चित्र में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा होता है। उदाहरण के रूप में मछली व कमल के फूल का प्रयोग मांगलिक या जनन क्षमता का प्रतीक है। इस शैली में व्यक्ति चित्र, जनजीवन चित्र, प्राकृतिक चित्र भी बनने लगे हैं। इस शैली के चित्र सुनियोजित रंगों में रंगे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एम मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? विकल्प नंबर ये दोस्तों, एमडीआर एक बैंक द्वारा किसी व्यापारी से उनके प्रतिष्ठानों में ग्राहकों द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान को स्वीकार करने के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। स्टेटमेंट नंबर बी है दोस्तों, यह क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले भुगतान के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड धारकों पर बैंक द्वारा आरोपित एक शुल्क है। स्टेटमेंट नंबर सी है दोस्तों, यह व्यापारियों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा आरोपित एक शुल्क है। और स्टेटमेंट नंबर डी है दोस्तों, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है दोस्तों। इसको आप भारतीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं, करंट से भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुतायत रूप में दोस्तों ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं। स्टेटमेंट में दोस्तों इसमें हम काफ़ी जल्दी से करने की कोशिश इसमें करें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग का क्वेश्चन है। एलिमिनेशन पद्धति को अपनाना इसमें ज़रूरी होता है दोस्तों अपने आंसर तक पहुँचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, इसका उत्तर बनाने की कोशिश करें। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, मर्चेंट डिस्काउंट के बारे में। एमडीआर एक बैंक द्वारा किसी व्यापारी से उनके प्रतिष्ठानों में ग्राहकों द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जाए भुगतान नहीं है दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत ही है आपका। बी नंबर स्टेटमेंट दोस्तों, यह क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से दोस्तों ये भी गलत है, व्यापारी से नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। विकल्प नंबर सी, यह व्यापारियों को अल्पावधि ऋण दोस्तों यहाँ पर अल्पावधि ऋण जैसी कोई सवाल नहीं है दोस्तों। ये भी स्टेटमेंट नंबर सी आपका सही गलत है। और विकल्प नंबर डी है दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर डी, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं, जी हाँ दोस्तों, बैंकों द्वारा, ना कि डायरेक्ट आपका आरबीआई से जुड़ता है। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को, मर्चेंट डिस्काउंट दोस्तों, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु डेबिट कार्ड का प्रयोग करके वापस दी जाने वाली राशि है दोस्तों। इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं थोड़ा, ताकि स्टेटमेंट बराबर क्लियर हो जाए। यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु डेबिट कार्ड का प्रयोग करके करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। थोड़ा दोस्तों इसके एक्सप्लेन को दोबारा पढ़ते हैं ताकि बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमें क्लियर हो सके। मर्चेंट डिस्काउंट रेट है क्या दोस्तों? मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देते हैं दोस्तों। मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 दोस्तों, मेहराब निर्माण की अनुप्रस्थ टोडा तकनीक। स्टेटमेंट नंबर 2, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। स्टेटमेंट नंबर 3, मेहराब का विशुद्ध रूप। और स्टेटमेंट नंबर 4 है बांग्ला गुम्बद शैली का प्रयोग। कोट आपका नीचे दिया गया है दोस्तों, ये BCD 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों।
तो दोस्तों इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला के बारे में। मेहराब निर्माण की अनुपस्थ टोडा तकनीक, दोस्तों ये गलत है, टोडा तकनीक नहीं है ये। निर्माण कार्य में चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था, दोस्तों बिल्कुल सही है। सीमेंट का भी प्रयोग किया था। 2 नंबर स्टेटमेंट आपका सही। ये गलत है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों एलिमिनेशन पद्धति को हम लोग अपनाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में आंसर तक पहुंचने के लिए। दोस्तों स्टेटमेंट को काफ़ी ध्यान से पढ़ें ताकि एग्जाम हॉल में ज़्यादातर स्टेटमेंट आपको जाने पहचाने से लगे, ताकि आप एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर आंसर तक पहुंच सकें। स्टेटमेंट नंबर 3 दोस्तों क्या है? मेहराब का विशुद्ध रूप, बिल्कुल सही है दोस्तों, मेहराब का विशुद्ध रूप अपना है दोस्तों इसमें। और बांग्ला गुम्बद शैली नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका कौन कौन सा गलत हो जाएगा? 1 और 4 गलत हो जाएगा। तो सी नंबर विकल्प भी आपका हट जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 4 आपका गलत है। तो बचा क्या दोस्तों? विकल्प नंबर बी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला में निर्माण कार्य में चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था, सीमेंट का भी प्रयोग किया गया था, और इसमें मेहराब का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। बी 2 और 3 आपका सही है। 12वीं शताब्दी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर एवं सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। इस कारण विशाल धातु का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। इसके व्यतिरिक्त मेहराब का विशुद्ध रूप सामने आया, जिसमें अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाला जाता था। अनपरस्त टोडा तकनीक में मेहराब 2 ध्वजर खंभों के आर पार एक अनपरस्त सहतीर रखकर बनाए जाते थे। बांग्ला गुम्बद शैली का प्रयोग मुसलमानों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में दोस्तों ज़्यादातर जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं वहाँ से नहीं उठते। थोड़ा जो बोरिंग होता है या लोग उस पर कम ध्यान देते हैं, स्टेटमेंट दोस्तों लगभग वहीं से बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में दोस्तों। ये है 70 लीटर, बी है 80 लीटर, सी है 100 लीटर और डी है 60 लीटर। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को दोस्तों उनके घरेलू परिसरों में चाहे क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर दिशा में हो 50 मीटर की दूरी में, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधा सा विकल्प नंबर ये। फैक्चुअल क्वेश्चन है 70 लीटर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपका आंसर है एक बार एक्सप्लेन में भी 70 लीटर इस योजना के तहत माना गया है, इसका माप है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनिया में निम्न शामिल हैं। ऑस्ट्रेलेशिया अथवा ओसेनिया में निम्न शामिल हैं। ओसेनिया में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, ये हमें बताने यहाँ पे, या द्वीप आते हैं। विकल्प में है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है न्यू गिनी, 4 है पैसिफिक आइलैंड और 5 है तस्मानिया। आपका नीचे कोड दिया गया है दोस्तों 1 2 4 1 2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिएशिया अथवा ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया तो आता ही है, साथ में वहीं से सटा न्यूजीलैंड भी आते हैं, न्यू गिनी भी आता है दोस्तों, पैसिफिक आइलैंड भी आते हैं, तस्मानिया भी आते हैं। ये 5 दोस्तों इंपॉर्टेंट द्वीपीय देश हैं जो ओसेनियाई देशों में शामिल किए जाते हैं। तो आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पांचों विकल्प, पांचों द्वीप देश ऑस्ट्रेलिया अथवा ओसेनिया में शामिल किए जाते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस पर रिविजन कीजिएगा। स्टेटमेंट कहीं से बनाया जाए, विकल्प कहीं से दिए जाए दोस्तों, अगर आप एलिमिनेशन पद्धति अपनाते हैं और इसका रिविजन करते हैं तो आप प्रिपेयर हैं ऐसे उत्तर छांटने के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका थोड़ा एक्सप्लेन है, इसको भी देख लेते हैं पहले, फिर चलते हैं। आंसर डी 1 2 3 4 और 5, ये 5 द्वीप देश आते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत। एक्सप्लेन क्या है दोस्तों, ओशिनिया अथवा ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अतिरिक्त मिलेनेशिया, दोस्तों इसके अतिरिक्त जो है मिलेनेशिया भी आता है,
माइक्रोनेशिया भी आता है और पोलिनेशिया के द्वीप सम्मिलित हैं। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में से ये एक है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में से ये एक है। मेलेनेशिया क्या है दोस्तों? मेलेनेशिया के अंतर्गत आने वाले आयरियन जावा यानी इंडोनेशिया, फिजी है, न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वानुआतू आते हैं। ये आते हैं मेलेनेशिया के अंतर्गत। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत दोस्तों देख लेते हैं। उत्तरी मरियाना मारियाना आता है दोस्तों, कैरोलीन आता है, मार्शल द्वीप समूह आता है, गिलबर्ट द्वीप आता है। और पोलिनेशिया के अंतर्गत दोस्तों हवाई आता है, समोआ आता है, टोंगा आता है, टुवालू आता है, पूर्वी किरिबारी आता है, कुक द्वीप समूह आदि आते हैं। दोस्तों इसको रिवीजन कीजिएगा, एक बार में याद होने वाला है नहीं, काफ़ी तथ्यात्मक है दोस्तों। बार बार इसको समझेंगे तो आपके दिमाग में प्रिपेयर रहेगा दोस्तों, आप एलिमिनेशन पद्धति इसमें अपना सकेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, इसलिए हम भी थोड़ा तेज़ चल रहे हैं। इस पे दोस्तों रिवीजन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि आपके ज्ञान का थोड़ा विस्तार हो सके। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, आपको यहाँ पे सत्य बताने हैं दोस्तों। सत्य और असत्य यहाँ पे दो दिया होता है दोस्तों, इस चीज़ पर आप बराबर ध्यान रखें। कहीं कहीं यहाँ पे नहीं दिया रहता, लेकिन हम पूरे स्टेट क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते और आंसर बनाने लगते हैं। लास्ट में पता चलता है कि हमारा ये आंसर गलत चला गया था, क्योंकि हमने विकल्प प्रश्न को सही तरीके से पढ़ा नहीं। बताने थे गलत, हमने लगा दिया सही। दिए गए कूट क्या है दोस्तों? सीमेंट के जमने का प्रारंभिक समय बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है दोस्तों? विद्युत लैंप के जलने को दहन नहीं कहा जा सकता। 3 नंबर दोस्तों, नाभिकीय विस्फोट में ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होती है। और 4 नंबर है दोस्तों, गंधक की दवाएं त्वचा रोगों में काम आती हैं। 4 आपके विकल्प हैं यहाँ पे दोस्तों, इसमें आपको छांटने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। तो पढ़ते हैं दोस्तों दोबारा इसको। निम्नलिखित में से कथन कौन कौन से सत्य हैं, उसके हम लोग उत्तर देते हैं। सीमेंट के जमने का प्रारंभिक समय बढ़ाने के लिए दोस्तों जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट को आंसर स्टेटमेंट। 2 नंबर है दोस्तों, विद्युत लैंप के जलने को दहन कहा जा सकता है। दहन नहीं कहा जा सकता दोस्तों, विद्युत लैंप के जलने को दहन नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल सही। 3 नंबर दोस्तों, नाभिकीय विस्फोट में ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होती है, बिल्कुल सही है, आप लोग भी जानते हैं, जनरल साइंस में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। गंध की दवाएं दोस्तों त्वचा रोगों में काम आती हैं, बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका दोस्तों विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी यानी 1 2 3 और 4 चारों विकल्प आपके सही हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं और आगे चलते हैं। विकल्प नंबर डी 1 2 3 और 4 चारों सही हैं। सीमेंट के जमने का प्रारंभिक समय बढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम का। नंबर 1 स्टेटमेंट। नंबर 2 है विद्युत लैंप के जलने को दहन नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल है। नाभ के विस्फोट में ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होती ही है। और गंधक की दवाएं त्वचा रोग में काम आती हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्नलिखित भू उपग्रहों के छोड़े जाने का सही क्रम क्या है दोस्तों? ये तो ना तो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है पूरी तरह से, और ना ही स्टैटिक जीके का ही है दोस्तों। यूपीएससी की यही खासियत है, इसमें आपको सदाबहार जानकारी होनी आवश्यक है दोस्तों। मौसमी जानकारी से आप इसमें नहीं चलते, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को विस्तार दें, बराबर एक्सप्लेन को समझें। इसलिए दोस्तों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं, और आगे भी ऐसे हर प्रैक्टिस सेट में अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों लगभग पीएससी प्रीलिम्स को ध्यान रखते हुए हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप इससे प्रिपेयर रहें दोस्तों, वीडियो को बराबर देखें। इसलिए वीडियो को हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब भी रखें, ताकि दोस्तों आपको क्रमवार वीडियो उपलब्ध हो सके। चलिए दोस्तों हम इसको क्रम को लगाते हैं। क्रम के अनुसार दोस्तों हमें इसके उत्तर देने हैं। भारत के निम्नलिखित उपग्रह का क्रम क्या है जो छोड़े गए हैं? पहले पे आर्यभट्ट दिया है, दूसरे पे भास्कर, तीसरे पर रोहिणी आर्यस दिया गया, चौथे पे एप्पल दिया गया है। तो दोस्तों क्रम से लगा ही है, क्योंकि आर्यभट्ट आप लोग जानते हैं सबसे पहले छोड़ा ही गया था। उसके बाद जनरल नॉलेज में आप लोग भास्कर को भी देख सकते हैं। उसके बाद रोहिणी आर्यस छोड़ा गया था दोस्तों, लास्ट में एप्पल तो है ही। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्रम दिया हुआ है, इस तरह से आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। 1 2 3 और 4 ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का 1 2 3 और 4 यानी पहले आर्यभट्ट, फिर भास्कर, फिर रोहिणी आर्यस और उसके बाद एप्पल, इस तरह से उपग्रह छोड़े गए थे।
भारत के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन भी है दोस्तों, इसको भी वही बात रिवीजन कर ले थोड़ा। 1 2 3 4 है, नंबर 1 पे आर्यभट्ट है, नंबर 2 पे भास्कर है, 3 पे आरोहिणी आर्य, 4 पे एप्पल है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन सुमेलित करने हैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन, उसके विकल्प। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 व्यक्ति है दोस्तों, उनके व्यवसाय से संबंधित दिए गए हैं, कहाँ से कौन जुड़े हुए हैं उनको हम लोगों को दोस्तों जोड़ने हैं। ए पे सुभाषिनी अली को दिया गया जो टीवी पत्रकारिता, सामने दोस्तों इनका कूट है। बी पे नलिनी सिंह पे समाजकार, सी पे इलाहाबाद ट्रेड यूनियन और डी पे दोस्तों सही प्रांत पे जो फिल्म निर्देशन। इन कोट को सही से छाड़ के दोस्तों इनके व्यवसाय को हमें इनके उत्तर लगाने हैं। ए बी सी डी 4 आपके विकल्प हैं। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा आप एलिमिनेट करें, 1 2 आप छाड़ ले जाएंगे तो आंसर तक जरूर पहुंचने की उम्मीद हो जाती है यूपीएससी में दोस्तों। थोड़ा ध्यान दें इस पे। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। चलिए दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा लगाते हैं। सुभाषिनी अली, सुभाषिनी अली दोस्तों संबंधित है कहाँ से? सुभाषिनी अली दोस्तों ट्रेड यूनियन से संबंधित है। कहाँ से? ट्रेड यूनियन से। कलम ले ले दोस्तों 1 मिनट। सुभाषिनी अली ट्रेड यूनियन से संबंधित है। फिर क्या है दोस्तों? नलिनी सिंह, नलिनी सिंह कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो नलिनी सिंह हमारे जो है ये संबंधित है दोस्तों टीवी पत्रकारिता से। आराम आराम से दोस्तों ताकि आपके दिमाग में रिस्टोर होता रहे। और तीसरे सी पे क्या देखिए दिया गया है? इला भट्ट। इला भट्ट कहाँ से दोस्तों? इला भट्ट संबंधित है सोशल वर्क समाज कार्य से। और समाई सही प्रांत पे कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो सही प्रांत पे है फिल्म निर्देशन से। यानी सुभाषिनी अली ये का क्या हो जाएगा? 3। ये का 3 दोस्तों सी में ही दिया गया है। इस तरह से ये गलत ये गलत ये गलत, और इसको हम पूरा मिला लेते हैं 3। ये तो बिल्कुल सही पहला विकल्प, सी नंबर विकल्प का पहला नंबर। नलिनी सिंह दोस्तों कहाँ से? टीवी पत्रकारिता, यानी 2 का 1 ये भी सही। और इला भट्ट दोस्तों कहाँ से? इला भट्ट आपका जो सोशल वर्क यानी समाज का, ये भी सही। डी के सही प्रांत से पे फिल्म निर्देशन 4 नंबर भी सही दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा, यानी 3 1 2 4, 3 1 2 और 4 यहाँ आपका आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका एक्सप्लेन है नीचे दोस्तों, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए 3 1 2 4 सुभाषिनी अली ट्रेड यूनियन, नलिनी सिंह टीवी पत्रकारिता, इला भट्ट कहाँ से? समाज कार्य से, और सही प्रांत पे फिल्म निर्देशन को से। दोस्तों इसको बार बार थोड़ा देखें, यहाँ सही मिलान इनका बना दिया गया है। आप इसको प्रिपेयर करें दोस्तों थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों? नवीनतम योजना। दोस्तों ये एक रिपीटेड क्वेश्चन, इसका हम लोग थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि बराबर प्रिपेयर रहें। नवीनतम योजना में कौन सम्मिलित नहीं दोस्तों? हम लोग इसको पढ़ ही चुके हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक टिकट से है नहीं दोस्तों, हम लोग इसको भी देख चुके हैं। सौभाग्य योजना ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने हेतु, ये भी सौभाग्य में नहीं शामिल है दोस्तों। आप करंट अफेयर सौभाग्य योजना पढ़ें। शादी शगुन योजना 51,000 नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये विकल्प आपका दोस्तों सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन बीमा सेवाएं देना प्रधानमंत्री वय वंदना का लक्ष्य है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे यहाँ पे इसका एक बार फिर एक्सप्लेन है दोस्तों। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तेज जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों। इसके स्टेटमेंट को समझते हैं एवं इसका उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह साइबेरिया और अलास्का के बीच बेरिंग जलडमरू मध्य में होकर तिरछी चलती है। ये तो बिल्कुल सही दोस्तों। ऊपर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को देखे हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सही है।
दूसरा ये लुसियन के पश्चिम में होकर गुजरती, ये भी दोस्तों सही है। इसको हम लोग दोस्तों अभी मैप के सहारे थोड़ा सा देखेंगे। या फिजी द्वीप के पश्चिम में नहीं है दोस्तों, ये तो आपका गलत है। आप लोगों ने इंटरनेशनल डेट लाइन को देखा होगा। या फिजी द्वीप के पूर्व में है, तो सी नंबर आपका गलत है। और यह न्यूजीलैंड के पूर्व में होकर गुजरती है, यह न्यूजीलैंड के पूर्व, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। 22 नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो है फिजी द्वीप आपको क्या बताना था दोस्तों, सही नहीं है दोस्तों। यही चीज़ आपको ध्यान रखने, यहाँ आपको बताने थे सही नहीं है, सही नहीं है। तो आपका क्या सही नहीं है, विकल्प नंबर सी या फिजी द्वीप के पश्चिम में होकर गुजरती, यही दोस्तों आपका गलत है। तो यही इसका उत्तर बताना है, क्योंकि हमें बताने सही नहीं है। थोड़ा दोस्तों हम इसके मैप पे भी चलकर इसको देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका मैप, हमें लोग इसमें देखते हैं। ये पूछा गया था गलत बताने, तो दोस्तों पहला विकल्प आपके विकल्प में था दोस्तों फिजी के पश्चिम, फिजी के पश्चिम से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों यहाँ आपका फिजी है, आप लोग देख लीजिए। ये फिजी के पूर्व से होकर गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आपका फिजी है दोस्तों, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। फिजी यहाँ पे दोस्तों, तो पूर्व से होकर गुजरती है, ना कि पश्चिम से। यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन इसके पूर्व से होकर गुजरती है, ना कि पश्चिम से। बाकी यहाँ न्यूजीलैंड के पूर्व से है, ये देख लीजिए दोस्तों आप। यहाँ पे आपका दोस्तों बेरिंग का वो जो कुछ पहला स्टेटमेंट था, यहाँ से बनता है दोस्तों। यह आपकी तिरछी होकर गुजरती है। इस तरह से दोस्तों ये फिजी वाला आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों इस तरह की चीज़ें आप मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करें, ताकि आपका आंसर बराबर बन सके। दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी मैपिंग से 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में बनते ही हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। तो स्टेटमेंट नंबर इसमें हमारा दोस्तों ये फिजी द्वीप, विकल्प नंबर सी गलत था, गलत ही बताने थे। तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों सी बनेगा। यहाँ पे इसका दोस्तों एक्सप्लेन देखते हैं। या फिजी द्वीप के पश्चिम में होकर गुजरती है, यही आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि फिजी द्वीप के पश्चिम से होकर नहीं, इंटरनेशनल डेट लाइन फिजी द्वीप के पूर्व से होकर गुजरती है। दोस्तों थोड़ा समय लेकर इसको बता रहे हैं, ताकि वर्ल्ड जियोग्राफी मैपिंग से संबंधित आप दोस्तों क्वेश्चन गलत ना करते। एक एक क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको ऊपर नीचे कितना क्या करता है आप लोग जानते ही हैं। थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ें दोस्तों। या साइबेरिया और अलास्का के बीच बेरिंग जलडमरू मध्य में होकर तिरछी चलती है, आप लोगों ने मैप में ही देखा। एक एल्यूशन द्वीप के पास पश्चिम में होकर गुजरती है दोस्तों, या न्यूजीलैंड के पूर्व में होकर गुजरती है, आप लोगों ने मैप में सब कुछ देखा। या फिजी द्वीप के पूर्व में होकर गुजरती है, ना कि पश्चिम में। यही आपका क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल लॉकर संबंधित है, डिजिटल लॉकर संबंधित है क्वेश्चन नंबर 23 और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों अपने और अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप थोड़ा प्रिपेयर करें, थोड़ा इस पे रिवीजन दें दोस्तों। आपके लिए 5 जून 2022 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी स्पेशल बैच है दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है, आपके लिए उपयोगी है। डिजिटल लॉकर दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन। डिजिटल लॉकर संबंधित है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी गरीबी उपशमन से, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई एलिमिनेशन पद्धति नहीं चलेगा दोस्तों। फैक्चुअल क्वेश्चन की यही खासियत है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है। 23 तो दोस्तों डिजिटल लॉकर संबंधित है सूचना एवं प्रौद्योगिकी से। डिजिटल लॉकर किससे संबंधित है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके एक्सप्लेन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोस्तों अगले वीडियो देखेंगे। डिजिटल लॉकर संबंधित है सूचना एवं प्रौद्योगिकी से। एक्सप्लेन क्या दोस्तों, डिजिटल लॉकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य दस्तावेजों को ई हस्ताक्षर सक्षम बनाकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन उपलब्ध बनाकर उनका भौतिक दस्तावेजों के रूप में उपयोग करना है, उपयोग कम करना है। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
डिजिटल लॉकर के बारे में इसका उद्देश्य दस्तावेजों को ई हस्ताक्षर सक्षम बनाकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन उपलब्ध बनाकर उनका भौतिक दस्तावेजों के रूप में उपयोग कम करना है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी का तो काम ही है ये दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट वीडियो था। इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व पसंद आने पर दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार।